नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जंतु जगत वर्गीकरण की। जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की। जैसा कि आप जानते हो कि इससे पहले भी बायोलॉजी के कुछ पार्ट बना दिए गए हैं, 3 पार्ट बन चुके हैं, उनको भी आप देख लेना, ठीक है। और उससे आगे जैसे इससे पहले इसी से पहले जो जगत थे, 2 जगत, 3 जगत और 4 जगत और 5 जगत वर्गीकरण, उनको भी पढ़ा था। उसके बाद जब 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा था तो 5 जगत वर्गीकरण में आर्च भिटकर का 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा था। उसके अंतर्गत जो आखिरी वर्गीकरण था जंतु जगत, जंतु जगत को भी 2 भागों में बांट दिया था, कशेरुकी और अकशेरुकी। तो आज हम उसी कशेरुकी और अकशेरुकी का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। और साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के एक ही वीडियो में खासकर कोर्डेटा को पूर्ण रूप से वेरीफाई किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, पूर्ण रूप से इसको समझाया गया है, ताकि वीडियो में आपको इसको बात को समझ में आ जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम वीडियो की, जैसा कि हम इसमें बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है जंतु जगत का वर्गीकरण। क्या है? जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कशेरुकी यानी कोर्डेटा और अकशेरुकी यानी नॉन कोर्डेटा। जैसा कि हम जानते हैं कि कशेरुकी जो प्राणी होते हैं और जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं, उनकी संरचना के आधार पर इनको 2 भागों में अलग अलग प्रकार से बांट दिया गया है। कशेरुकी की बात करें सबसे पहले, तो कशेरुकी प्राणी वह प्राणी होते हैं जिनमें कशेरुकी यानी मेरुदंड पाई जाती है। हालांकि मेरुदंड को आप रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड के नाम से या वर्टिब्री के नाम से आप जानते होंगे। तो मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी जिन जीवों में पाई जाती है वह क्या कहलाते हैं? कशेरुकी प्राणी होते हैं। और अकशेरुकी प्राणी कौन होते हैं? जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है। यही मुख्य आधार है। इसके अलावा बाकी आधार भी है, लेकिन ये 2 मुख्य जो आधार हैं जो जंतु जगत को बांटने का काम करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो कशेरुकी होते हैं उच्च जीवी प्राणी होते हैं और ये निम्न जीवी प्राणी होते हैं। मतलब जो उच्च श्रेणी वाले हैं, ये निम्न श्रेणी वाले हैं, ठीक। तो कशेरुकी की बात करने में पहले हम अंतर करेंगे और अंतर के बाद फिर कशेरुकी प्राणी को अच्छे से समझेंगे, इनमें कौन कौन से भाग को किसको बांटा गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अब हम बात करते हैं कशेरुकी की विशेषताएं। कशेरुकी प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है। इनमें जो हृदय होता है, इन प्राणियों में हृदय पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? उदर साइड पाया जाता है। मतलब जैसे कि इंसान का भी अपन उदाहरण ले तो हृदय कहाँ पाया जाता है? आगे की ओर पाया जाता है, उदरीय पृष्ठ में पाया जाता है। क्या बोलते हैं उसे? उदरीय पृष्ठ में पाया जाता है। जबकि अकशेरुकी जीव होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे छोटे जीव होते हैं, चाहे तुम कॉकरोच हो, चाहे केचुआ हो, या फिर कोई भी छोटे वाले जीव हो, उनका जो पृष्ठ हृदय होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं? पृष्ठीय तरफ पाए जाते हैं। पृष्ठीय मतलब पीठ की ओर, पृष्ठीय तरफ पाए जाते हैं। जबकि इन्हें पाए जाते हैं उदरीय तरफ, ठीक, आगे की ओर। सुरक्षा की दृष्टि से इनको इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब हम इन्हें बात करें, ग्रेसनी, लेरिंग्स, क्लेम वगैरह पाए जाते हैं गाय में, कशेरुकी में, जबकि इनमें पाए जाते हैं। ग्रेसनी जैसे सांस वगैरह लेते हैं, क्लम वगैरह भी होते हैं, लेरिंग्स बोलने के लिए वगैरह होते हैं, तो इनमें पाए जाते हैं। और इनमें कशेरुकी में पूंछ भी पाई जाती है। हालांकि मानव में समय के साथ विलुप्त हो गई है, जबकि बाकी सभी जीवों में इसके जो होते हैं उन्हें पूंछ भी पाई जाती है, ठीक। जबकि इन दोनों में, इनमें ये चीजें अनुपस्थित होती है अकशेरुकियों में। अब हम जैसे कि मेरुदंड है, तो इसमें मुख्य आधार तो मेरुदंडी है, इसमें मेरुदंड नहीं होता है, ठीक। तो अब आगे बात करते हैं कशेरुकी। आज के टॉपिक में हम कशेरुकी को जहां ध्यान रखें, कशेरुकी को ही पढ़ेंगे और फिर अगले वाले टॉपिक में अकशेरुकी को पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब कशेरुकी की बात करें तो कशेरुकी को या कोर्डेटा को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन से हैं या 5 वर्ग कौन से हैं? तो वर्ग है मत्स्य वर्ग, ठीक है। कौन सा? फिशिस क्लासिफिकेशन, नहीं, कौन सा? मत्स्य वर्ग है। दूसरा है उभयचर, दूसरा कौन सा है? उभयचर है, ठीक। और तीसरा कौन सा है? सरीसृप है, यानी रेप्टाइल। और चौथा कौन सा है? पक्षी वर्ग है। और 5वां कौन सा है? स्तनधारी वर्ग है। तो मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग,
5 वर्गों में कशेरुकियों को बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। अब हम इनको 5 वर्गों को एक एक करके समझेंगे, एक करके इस तरीके से समझेंगे कि इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और आपको याद भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन मत्स्य वर्ग की। किसकी बात करेंगे? यहाँ पर ऐसे समझे लेते हैं कि एक प्रकार के जो पांचों के 5 वर्ग हैं, जो क्या है? कृम हैं। जो जैसे पृथ्वी पे जो कोयटा यानी कशेरुकी आए, उनमें समय के अनुसार क्या हो गया? विकास हो गया। और जब विकास हो गया तो उनके लक्षणों में विकास हो गया। जब लक्षणों में विकास हो गया तो जो जल से में उत्पन्न हुए थे वो फिर अपनी जीवन क्रियाओं में विकसित हो गए और नए तरीके से रहने लगे, जैसे कि हम इनको समझते हैं अभी। देखो, नॉर्मली रूप से इनको अगर समझे तो सबसे पहले वर्ग कौन सा था? मत्स्य वर्ग, यानी फिशेस, मत्स्य वर्ग। ठीक। उसके बाद कौन सा वर्ग बना दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे बना उभयचर वर्ग। कौन सा? उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग। ठीक। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा बना? सरीसृप बना। कौन सा बना? सरीसृप वर्ग बना। फिर कौन सा बना? इसके बाद कौन से बन गए? इसके बाद बन जाते हैं, इसके बाद आता है अपना पक्षी वर्ग। कौन सा? चौथे नंबर पे है पक्षी वर्ग। इसको बड़े आराम से समझ लेंगे, पक्षी वर्ग। और आखिरी वाला कौन सा है? स्तनधारी। कौन सा है? स्तनधारी, यानी मैमल्स बोलते हैं। कौन सा है? स्तनधारी है। तो साथियों, हम इसको ऐसे समझेंगे, इनको अन्य नामों से भी जानते हैं, तो इनकी बात करेंगे पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग की। अब जैसे कि हम जानते हैं मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग, ये जो वर्ग होते हैं। अब इन वर्गों की हम अगर बात करते हैं तो मत्स्य वर्ग को फिशिस वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मछलियां जल में जीवन यापन करते हैं, वो वाले इसके अंतर्गत वर्ग आते हैं। अब वो वाले वर्ग आते हैं तो उनकी हम अगर बात करें, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत किसको रखा गया है? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं, जैसे कि इसमें मुख्यतः मछली को ही रखा गया है। किसको रखा गया है? मछलियों को ही रखा गया है। जैसे कि हम इसमें जानते हैं कि पहले इनके गुणों की बात करेंगे। काय की बात करेंगे? एक करके सभी के गुणों की बात करेंगे, पांचों की। सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य वर्ग की। तो मत्स्य वर्ग में सबसे पहले कौन सा गुण होता है? मत्स्य वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें उनका हृदय कैसा होता है? 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। ठीक। मतलब उनके हृदय कितने होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। और ये क्या करते हैं? अशुद्ध रक्त की पंपिंग करते हैं। कैसे रक्त करती हैं? अशुद्ध रक्त की पंपिंग करते हैं। इसके बाद इनका अगला गुण कौन सा है? अगला गुण ये है कि यह गलफड़े या फिर यह क्या करते हैं? गलफड़े, या जिसको अपन गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स के द्वारा क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इनके द्वारा यह सांस लेते हैं। मतलब मत्स्य वर्ग यह कहां रहते हैं? जल में पाए। कहां होती हैं? जल में। तो मत्स्य वर्ग के जो जीव हैं वह जल में पाए जाते हैं। इनका हृदय 2 कोष्ठीय होता है। अशुद्ध रक्त का पंप करते हैं, अशुद्ध रक्त को। इसके साथ साथ यह गलफड़े या गिल्स के द्वारा क्या करते हैं? सांस लेते हैं। मत्स्य वर्ग के पहले उदाहरण बाद में कर लेंगे, पहले एक काम करते हैं। इसके मत्स्य वर्ग के गुण हो गए। अब बात करते हैं उभयचर की। अगर हम उभयचर की बात करते हैं तो उभयचर में देखते हैं उभयचर कौन से होते हैं? उभयचर वह प्राणी होते हैं, वह जीव होते हैं जो जल से निकलकर थल पर भी आने लगे। जल से निकलकर थल पर भी आने लगते हैं, या फिर समझ लो तो जो थल और जल दोनों में निवास करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उभयचर या फिर एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है साथियों। अब इनके गुणों की बात करें तो यह जल और थल दोनों में निवास करते हैं। क्या करते हैं? दोनों में निवास करते हैं। ठीक है साथियों। और अगर हम इसमें बात करते हैं कि इनमें गुण क्या पाए जाते हैं, तो इनका जो हृदय होता है वो कैसे होता है? हृदय जो होता है वो कैसे होता है? 3 कोष्ठीय होता है। कैसा होता है? 3 कोष्ठीय होता है। काय का हृदय होता है 3 कोष्ठीय? उभयचर प्राणी 3 कोष्ठीय। मतलब इनके हृदय में क्या होते हैं? 3 खंड होते हैं। ठीक। अब हम यह सांस काय से लेते हैं? यह
गलफड़ों से भी ले लेते हैं, गलफड़ों यानी गिल से लेते हैं, स्किन यानी त्वचा से भी ले लेते हैं, और इनमें स्यूडो लंग्स पाए जाते हैं, यानी यह फेफड़ों से भी ले लेते हैं, फेफड़ों से, जो कि स्यूडो वाले होते हैं, भ्रामक होते हैं, विकसित नहीं होते हैं, लेकिन ये तीनों से कर सकता है, गलफड़ों, स्किन यानी त्वचा, फेफड़ों से। तो उभयचर के प्राणी जल थल में निवास करते हैं, हृदय का 3 कोष्ठीय होता है, ठीक, और 3 कोष्ठीय जैसे कि आपने सुना हो दोबारा देखने इस प्रकार से हो जाते हैं, गलफड़े से भी ले सकते हैं सांस, स्किन से भी ले सकते हैं, और फेफड़ों से भी ले सकते हैं। जैसे कि इसमें जानते हैं कि इसमें सेलिमेंट्री और मेढक इसके उदाहरण हैं, जैसे कि सेलिमेंट्री और मेढक इसके उदाहरण है। अब हम जैसे जानते हैं, मतलब सीधी सी बात है कि जो पहले मत्स्य वर्ग वाले थे वो जल में निवास कर रहे थे, जो ये वाले हैं उभयचर, ये जल से थोड़ा विकास करके थल तक आ गए, मतलब जल और थल दोनों में निवास करने वाले हैं। इनके हालांकि उदाहरणों को अभी आप वीडियो के अंत में एक बार अलग से साफ सुथरा लिख लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है इसके भी नियम ने बताए, इसलिए नहीं बताया कि इसमें जगह नहीं बची, अभी थोड़े आगे कर लेंगे। अब बात करते हैं सरीसृप वर्ग की, जिसके हो गए। सरीसृप वर्ग की बात करें तो सरीसृप वर्ग में वह जीव आते हैं जो कहे चलते हैं रेंग कर चलते हैं, कैसे चलते हैं, रेंग कर, मतलब सर्पण करके चलते हैं, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गई, गिरगिट हो गया, इस प्रकार के जो जीव हैं, चाहे और मगरमच्छ वगैरह भी हो गए, घड़ियाल हो गए, वो सब सरीसृप में आएंगे। अब हम इसमें बात करते हैं, इनके गुणों की बात करें तो सरीसृप वर्ग के जीव रेंग कर चलते हैं। इनका हृदय कैसा होता है, 3 कोष्ठीय इनका भी होता है, कुछ अपवाद है हालांकि इसमें अभी बता रहे हैं, इनका भी 3 कोष्ठीय होता है, यह रेंग कर चलते हैं, ठीक, और यह फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, काय के द्वारा लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, काय के द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा यह सांस लेते हैं। अब हम इसमें और आगे अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक अपवाद होता है, जैसे कि मगरमच्छ वाला परिवार है, मगरमच्छ और घड़ियाल, ठीक है, एक ही परिवार में आते हैं मगरमच्छ में। इनका हृदय जो होता है वो कैसा होता है, 4 कोष्ठीय होता है, कैसा होता है, 4 कोष्ठीय, मतलब बाकी इसमें सरीसृप में 3 कोष्ठीय होते हैं, लेकिन सरीसृप की हम बात करें तो यह कैसे होता है, 4 कोष्ठीय होता है, जबकि देखो यहाँ 3 कोष्ठीय, इनका हो गया 4 कोष्ठीय, इन दोनों का। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित जीवों में से किनका हृदय 4 कोष्ठीय होता है, तो अगर उसमें मगरमच्छ घड़ियाल का ऑप्शन है तो 4 कोष्ठीय, बाकी इस वर्ग का कोई भी जीव आए तो उनका 30 कोष्ठीय लगाना है, ठीक। अब अगली बात करते हैं अपन किसकी, पक्षी वर्ग की, ठीक। तो पक्षी वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो पक्षी वर्ग के अंतर्गत हम देखेंगे किसको, पक्षी वर्ग में वह वर्ग आते हैं जिनमें क्या पंख पाए जाते हैं, जो उड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जो अपवाद के रूप में होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, लेकिन है तो पक्षी वर्ग के। पक्षी वर्ग को एप्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्स, ठीक है, एप्स के अंतर्गत आते हैं, या पक्षी वर्ग बोल दो नॉर्मली। पक्षी वर्ग के सिंपल सी बात है इसमें कि इनके हृदय कैसे होते हैं, 4 कोष्ठीय होते हैं, कैसे होते हैं, 4 कोष्ठीय होते हैं। यह सांस कहाँ से लेते हैं, इनका मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़े ही होते हैं, क्या होते हैं, फेफड़ा होता है, ठीक। यह उड़ सकते हैं, सामान्यता यह उड़ सकते हैं, तो सांस लेने का और हृदय कार्य का मुख्य गुण है। अब इसके अंतर्गत उदाहरणों की बात करें तो समस्त पक्षी इसी के अंतर्गत आते हैं, समस्त पक्षी, ठीक है, जितनी भी चिड़िया हैं सभी वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले वर्ग की, अगले वर्ग की अगली पेज पे करेंगे बात, क्योंकि इस पे जगह नहीं बची है, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट भी है सबसे ज्यादा, ठीक। स्तनधारी क्या है, स्तनधारी, अगला है स्तनधारी। अब स्तनधारी की हम जैसे कि बात करते हैं, इसको बोलते हैं मैमल्स, क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी, स्तनधारी। हाँ, और जैसे कि अभी हमने उसमें पढ़ा पक्षी के रूप में, तो पक्षी सामान्यता, हालांकि ये भी सब सरीसृप पक्षी और बाकी ये सब अंडे के रूप में ही जन्म देते हैं, ठीक है ना। तो अपन स्तनधारी में मुख्य बात यहाँ पे अलग से आ जाती है कि यह वो जीव होते हैं जो जीव क्या करते हैं, बच्चे के रूप में जन्म देते हैं, अपने मतलब संतान को क्या करते हैं, संतान क्या करते हैं, संतान को शिशु के रूप में जन्म देते हैं, अंडे के रूप में नहीं देते हैं, ठीक, कुछ अब बात छोड़ के, ठीक है ना, शिशु के रूप में जन्म देते हैं, शिशु के रूप में जन्म देते हैं, ठीक। एक
तो मुख्य गुण यही हो गया। अगर इनके हृदय की बात करें तो हृदय तो आप जानते ही हो, ठीक, हृदय इसके 4 कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय होता है, ठीक। सांस कहाँ से लेते हैं? सांस तो ये फेफड़ों से लेते हैं, ठीक, ये भी फेफड़ों से लेते हैं, ठीक। हृदय 4 कोष्ठीय होता है, 2 आलंद होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कैसे होते हैं, दो आलंद होते हैं और 2 नीचे वाले मिलाए होते हैं हृदय कोष्ठीय। और हम अगर बात करें स्तनधारी की, और हम अगर बात करें तो स्तनधारी को भी कुछ वर्गों में बांटा गया है। स्तनधारी को 3 वर्ग में, हालांकि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक, जितने भी आप जानते हो, बच्चे देने वाले, शिशु के रूप में देने वाले जीव इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि शार्क मछली नाम से जिसे जानते हो वो भी इसी के अंतर्गत, ब्लू व्हेल, शार्क नहीं आती है, ब्लू व्हेल इसी के अंतर्गत आती है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना है। ब्लू व्हेल जैसे मछली के रूप में जानते हैं, लेकिन ब्लू व्हेल क्या है? एक स्तनधारी है, ठीक। जैसे चमगादड़ है वो भी क्या है? एक स्तनधारी है, जैसे पक्षी लगती है लेकिन क्या है? स्तनधारी है, ठीक। तो स्तनधारियों की को कुछ वर्गों में बांटा गया है, इसको भी इसके उपवर्गों में बांटा है। उपवर्ग कौन से हैं? उपवर्ग है प्रोटोथेरिया, क्या है? प्रोटोथेरिया, पहला वह है। दूसरा है मेटाथेरिया, क्या है? दूसरा है मेटाथेरिया, ठीक, दूसरा मेटाथेरिया है। और तीसरा कौन सा है? यूथेरिया। तीसरा कौन सा है? यूथेरिया, ठीक। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया तीनों क्या है? इसके उपवर्ग हैं। अब इन उपवर्गों में थोड़ा सा क्या है कि यूथेरिया सबसे विकसित वाला, इसमें मानव भी उदाहरण आते हैं। और अगर हम प्रोटोथेरिया की बात करें तो इसमें कुछ अविकसित वाले जीव आते हैं, स्तनधारी के कुछ अविकसित आते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कि इसमें अविकसित आते हैं, इसमें कुछ जीव हैं जो अपवाद हैं प्रोटोथेरिया के अंतर्गत, जैसे कि प्लेटिपस और एकिडेना, ये क्या करते हैं? अंडे के रूप में देते हैं। मेटाथेरिया के अंतर्गत कुछ ऐसे आते हैं कि बच्चे के रूप में तो जन्म देते हैं लेकिन अविकसित बच्चे के रूप में देते हैं। कैसे? ऐसे देते हैं कि जैसे कि आपने नाम सुना होगा कंगारू का, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? कंगारू आएगा। क्या आएगा? कंगारू आता है इसके अंतर्गत, ठीक, इसके अंतर्गत कंगारू आता है। अब कंगारू आता है तो कंगारू क्या करता है? विकसित वाले बच्चे को अविकसित बच्चे को जन्म दे देता है, और जन्म देने के बाद क्या करता है? वह अपने उस कंगारू के अंदर एक मार्सुपियल नामक एक झिल्ली पाई जाती है, और मार्सुपियल झिल्ली में बच्चे को जन्म देने के बाद वापस रख देता है, इसके पेट में पाई जाती है, ठीक। तो उसमें फिर से विकसित जब तक नहीं होता जब तक वहीं पर रखी रहता है, मतलब अपने पेट में एक झिल्ली पाई जाती है, इसे मार्सुपियल झिल्ली बोलते हैं। कंगारुओं के पेट में झिल्ली पाई जाती है, इसे मार्सुपियल बोलते हैं। और अविकसित बच्चे को उसमें फिर से रख लेती है, और फिर उसके बाद विकसित हो जाता है तो फिर उसको जीवन जीने लगते हैं आराम से। अब तो कंगारू मेटाथेरिया के अंदर है, प्रोटोथेरिया के अंदर है, प्लेटिपस एकिडेना आ गया। अब यूथेरिया की बात करते हैं तो यूथेरिया सबसे विकसित स्तनधारी है। कौन सा है? सबसे विकसित स्तनधारी है, जिसमें बच्चे देने वाले, बच्चे के रूप में जन्म देने वाले संतानों वाले प्राणी हैं, जैसे कि मानव, गाय, भैंस, बकरी, अन्य जितने भी जीव हैं जो बच्चे के रूप में जन्म देते हैं, वो सभी कैसे आते हैं? यूथेरिया के अंतर्गत आते हैं। तो स्तनधारी को 3 बार कौन से? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया हो गया, ठीक है साथियों। अब जैसे कि ये टॉपिक को आपको लग रहा होगा पूरा हो गया, ठीक है ना, तो इसके कुछ उदाहरण ही बचे हैं, बाकी तो ये कंप्लीट हो गया है। तो अपन ने कौन कौन से पढ़े इसमें अपन ने पढ़े हैं मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। अब इनकी हम सबकी एक बार उदाहरणों की बात कर लें। तो उदाहरणों की अगर हम बात करते हैं तो इनके उदाहरणों को लेके चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उदाहरणों की बात की नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मत्स्य वर्ग हो गया, ठीक। दूसरा कौन सा था? उभयचर था, उभयचर हो गया। तीसरा कौन सा था? तुम्हारा सरीसृप था। और चौथा कौन सा है? पक्षी वर्ग है, हालांकि इनके तो उदाहरण पता ही होंगे आपको। और 5वां था स्तनधारी, इसके भी उसमें बता ही दिए हमने। अब केवल अपन इसको 2 को बताना है, स्तनधारी और मेमस। तो सबसे पहले बात करें मत्स्य वर्ग के उदाहरणों की, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि अपन जानते हो कि मछलियां जितने प्रकार की होती हैं वो सब इसके उदाहरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे मांगुर हो गया, शार्क हो गई, ठीक,
और शिंगी हो गई, शिंगी कौन सी हो गई, शिंगी हो गई। और इसके अलावा बहुत सारी हैं, ठीक, जो मछलियों के जितने भी हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं सभी, ठीक। मांग और सिंगी, टॉर्पीडो, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम अपन उभयचर की बात करते हैं, ठीक। तो उभयचर की जब अपन बात करते हैं तो हालांकि इसमें के अंतर्गत जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ब्लू व्हेल वगैरह मछली होती है तो वो स्तनधारी में आती है, इस बात को ध्यान रखना। ब्लू व्हेल हो गया तुम्हारा, ठीक, तो इस बात को ध्यान। उभयचर के अंतर्गत कौन से आते हैं, मेढक और सेलिमेंट्री, सेलिमेंट्रा भी बोलते हैं उसको, सेलिमेंट्री, ठीक। और इसके बाद सरीसृप के अंतर्गत सभी रेंगने वाले आते हैं, सांप हो गया, छिपकली हो गई, गिरगिट हो गया, और तुम्हारा मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ये तो अपने उसमें उदाहरण देके अभी हाल पहले ही बताए। और इसके पक्षी वर्ग के समस्त चिड़िया वर्ग आ जाता है, इसमें ध्यान रखना समस्त इसके अंतर्गत आते हैं, सब चिड़िया वर्ग, चाहे कोई भी चिड़िया हो, ठीक, जैसे कि तोता, कोयल, कबूतर, सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना, इसी के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, तोता, कोयल, कबूतर, कबूतर और जितने भी हैं सभी इसी के अंतर्गत पक्षी वर्ग में आ जाएंगे, जो उड़ने वाले होते हैं, मुर्गी वगैरह पे भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। स्तनधारी की बात करें तो स्तनधारी की अगर हम बात करते हैं तो स्तनधारी के अंतर्गत बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मानव, मानव के बाद गाय, भैंस, बकरी। अब इसके अलावा कुछ जैसे कि तुम जानते हो ब्लू व्हेल, तो ब्लू व्हेल इसी के अंतर्गत आती है, ब्लू व्हेल जो कि मछली के रूप में जानते हो, लेकिन मछली नहीं, स्तनधारी है। और बैट यानी चमगादड़, चमगादड़, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो साथियों ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था जो कि कोर्डेटा से संबंधित था, जिसमें शुरू में अपने जंतु जगत को वर्गीकरण करके पढ़ा था और उसको अच्छे से समझा है। साथियों आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि विज्ञान संबंधी या जीके संबंधी जो भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी जल्द क्लास से आगे वाली आएगी।